नमस्ते बच्चों, चलिए चालू करते हैं डिस्कशन मेजर टेस्ट 7 का। सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स नियर देयर सरफेसेस, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कंडीशन मिल गई हमको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है, और रेशियो पूछा गया है V1 बाई V2 का। तो यहां से पहले K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, कैंसिल आउट कीजिए। Q1 अपॉन Q2 शुड बी इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हुए यहां पर लिखिए V1 अपॉन V2 इज K Q1 अपॉन R1 अपॉन K Q2 अपॉन R2, कैंसिल आउट यहां से रेशियो लिखेंगे तो Q1 अपॉन R1 इनटू इसको ऊपर लेके जाके घुमा देंगे, दैट इज R2 अपॉन Q2। नाउ इक्वेशन 1 से Q1 अपॉन Q2 को रिप्लेस आउट कर दीजिए और यहां पर पुट कर दीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, आंसर विल बी R2 अपॉन R1। नेक्स्ट क्वेश्चन, the flux entering and leaving a closed surface are 3 into 10 to the power 5 and 4 into 10 to the power 5 mks यूनिट में दिया है। इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स गिवन है। अब उसके बाद बात कर रहा है देन द टोटल चार्ज इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस विल बी। सिंपल गॉस लॉ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो टोटल फ्लक्स आपको पता ही है कि टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला। तो टोटल पहले फाई यहां से निकालेंगे, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, डिफरेंस निकाल के रखेंगे तो 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा आपके पास न्यूमेरिकली वो आंसर बन जाएगा। सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है, आंसर विल बी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -7। डन। अगला सवाल, the velocity v acquired by a proton starting from rest and moving through a potential difference v as shown by the graph। velocity v and potential के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। सिंपल एक इक्वेशन आपको लेके आनी होगी। इक्वेशन का यूज करेंगे कि आपको v एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V, तो हमको पता है हाफ mv स्क्वायर दैट विल बी द एनर्जी इज q कैपिटल V, हियर दिस v इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V। पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आपको ग्राफ पिक करना होगा। सबसे पहले लीनियर हटा दीजिए, पैराबोलिक होगा। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ग्राफ विल बी C। नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया हुआ है और 3i कैप प्लस 4yj कैप न्यूटन पर कूलम। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं 2,1। पोटेंशियल एट ओरिजिन अज्यूम कर दिया है 0, ठीक है। तो हमको पता है, देखिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr। हमको चाहिए v, तो v के लिए क्या पहुंचेंगे e dr विद द माइनस साइन, इंटीग्रेट कर दीजिए विद इन द लिमिट्स। अब लिमिट्स में क्या है कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से e दिया हुआ है, e को यहां पुट करेंगे, तो e को पुट करते हुए देखेंगे तो e की जगह वैल्यू को पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर देंगे तो 3i प्लस 4yj सेपरेट, क्योंकि बीच में प्लस है, और यहां लगा दीजिए dr, सेपरेट इंटीग्रेट कर दीजिए 3i dr प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4y। लिमिट 0 से चल रहा है तो 0 से 2 एंड 0 से 1, क्योंकि पॉइंट आपको दिया 2,1, तो x, y। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आएगा 3x, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 प्लस यहां से आएगा 4y स्क्वायर बाई 2, लिमिट विल बी 0 से 1। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, इधर वैल्यू पुट कर देंगे तो दैट विल बी 6 प्लस इधर पे वैल्यू पुट करके चलेंगे तो y स्क्वायर 2y स्क्वायर तो 2, तो आंसर विल बी मैग्नीट्यूड वाइज 8, माइनस से ना चल ही रहा है तो आंसर विल बी -8 वोल्ट। ओके, चलिए n identical drops of mercury are charged simultaneously to 10 volt, okay, when combined to form a one large drop। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप को मिला के वन लार्ज ड्रॉप बनाया गया। तो सिंपल आपको रेशियो याद करना था, दोनों के वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए आप रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं, वहां से क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो आप वैल्यू को तुरंत निकाल सकते हैं। अब कंबाइन करके जो पोटेंशियल हो गया है वो 40 का हो गया है, ठीक है।
आपको निकालना है नंबर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n की पावर n हमको फाइंड आउट करना है, स्मॉल v, दैट विल बी, यहां पर आ जाएगा आपके पास 40 इक्वल टू n, यहां पर v दे रखा है आपको 10, मीन्स यहां पर आएगा 2/3, ठीक। n की वैल्यू नीचे लेके आ जाएंगे तो 4 और n की पावर 3/2, रूट ले लेंगे तो रूट में आएगा 2 का क्यूब करेंगे तो डेट विल बी 8, तो 8 n की वैल्यू आएगी 8। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वरना आप क्या करिए कि आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए रेडियस बना लीजिए, रेडियस के साथ में पोटेंशियल को इक्वेट कर दीजिए, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है और 3D इलेक्ट्रिक फील्ड है, x में भी है, y में भी है, z में है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया ऑफ 50 यूनिट इन xz प्लेन, सिंपल, xz प्लेन में एरिया दे रखा है, तो आपको बस xz प्लेन की जो फील्ड होगी वो तो बना ही नहीं पाएगी कुछ भी, जो लास्ट बनेगी वही वाला। तो यहां पर देखिए कि x और z मींस 50 यूनिट xz प्लेन में है, तो I और k ये तो किसी काम के नहीं है, मेरे को सीधा इंटू करना होगा j से, तो 50 इंटू 4 विल बी 200 यूनिट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किया जा सकता है। वरना आप फॉर्मूले को पुट कीजिए, ग्राफ को देखिए, मींस क्या, प्लेन वाइज I J एंड k, यहां पर अपने प्लेन्स को देखो, सिंपली यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए काम करिए, ठीक है। दैट विल बी 200 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, डेफिनेशन ही मैग्नीट्यूड दे रखा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस दे रखा है, मैक्सिमम टॉर्क पहले बोल दिया, तो फॉर्मूला ऑलरेडी फिक्स हो गया है, एंगल भी नहीं देखना होगा क्योंकि टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, P क्रॉस E, PE साइन थीटा मैक्सिमम, तो PE, तो PE, क्वेश्चन में P सीधा नहीं दिया है, P निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए, मींस 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए आंसर के पास पहुंचिए, आंसर विल बी डी, 4 इंटू 10 टू द पावर -3। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, अ चार्ज 2q, ओके, स्फेरिकल शेल है और चार्ज है 2q, शेल बोल दिया है इसके अंदर तो इट विल बी हॉलो, शेल है तो हॉलो है, कंडक्टिंग भी बोल दिया गया है, ठीक है। अब एक स्मॉल q का चार्ज विल बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, सिंपल पोटेंशियल पूछा है तो और आसान हो गया, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपको तो सिर्फ वैल्यू रख के एडप्ट कर देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए फिगर को देखेंगे, एक कैपिटल R रेडियस का है और इस पूरे पे 2q चार्ज होगा और ये कंडक्टिंग शेल है। अब इसके एक पॉइंट P, सेंटर पे एक चार्ज q प्लेस कर दिया इधर से, तो ये हो जाएगा r/2, ठीक। तो फर्स्ट सीधा सेंटर से यहां पर पॉइंट P पे, तो बिकॉज ऑफ v q फाइंड आउट कर देते हैं, तो k q अपॉन r/2, r तो 2 यहां, नाउ v बिकॉज ऑफ 2q, अब ये आउटसाइड पॉइंट है अंदर, तो रेडियस कितना लेना पड़ेगा हमको, k q अपॉन r, k q टोटल कितना है इसके पास 2q अपॉन r, नाउ दोनों को एडप्ट कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि स्केलर है तो डेट विल बी 4k q अपॉन r, वैल्यू को दिया गया है इसने एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, तो k को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन, आंसर विल बी a। स्केलर है तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि सिंपल एडिशन ही होगा, उस पॉइंट पे बस आपको पोटेंशियल लिखते चलना है। नेक्स्ट वन, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस स्मॉल q आर हेल्ड फिक्स्ड डिस्टेंस a अपार्ट, अ पॉइंट टेस्ट चार्ज, ठीक है, पहले अच्छे से इसको स्टडी करो। क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि अ पॉइंट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए, दैट विल बी अ q नॉट, एक ऐसा चार्ज जो सिर्फ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स पे कोई भी अपनी फोर्स नहीं लगाएगा, इज लोकेटेड प्लेन नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, दिस चार्जेस मिडवे बिटवीन देम, रेडियस ऑफ द सर्कल इन दिस प्लेन, ठीक है, विच द फोर्स ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछ लिया है। तो देखिए जब भी कभी इलेक्ट्रोस्टैट में
या फिर पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी मैक्सिमम मिनिमम आ गया, तो आपको याद रखना होगा कि आपको एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के साथ काम करते हुए उसको एक बार के लिए या तो एलिमेंट्री फोर्स या फिर एलिमेंट्री फील्ड लिखते हुए टोटल निकालना होगा, और उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, जीरो रख के पॉइंट्स को कैलकुलेट करना होगा। देखिए जैसे जब हम रिंग की बात करते हैं यहाँ पर छोटा सा, कि अगर हम एक चार्ज रिंग के एक्सिस पे बात करते हैं और पूछते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट क्या आएंगे, तो वही हम डी ई कैलकुलेट करके इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं, और वहां से हमारे पास पॉइंट आता है कि r/√2 प्लस माइनस का। इस रिजल्ट को याद रखते हैं, कुछ ही उस प्रकार का ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव कीजिए, 2 इक्वल चार्ज पार्टिकल्स को ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्यू नॉर्मल लाइन उनके सेंटर से ऐसी होगी, टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए, ये हो जाएगा आपका ए, है ना, उसने बोल दिया ए अपार्ट। अ पॉइंट टेस्ट चार्ज इज लोकेटेड इन अ प्लेन, इस प्लेन पे पॉइंट टेस्ट चार्ज कहीं ना कहीं यहां पर लोकेटेड है, हम उसको क्यू नॉट बोल सकते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज इज मिडवे बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल, अब ये प्लेन होगा, यहां पर एक प्लेन है, ठीक है, मैक्सिमम। तो हम इनके साथ काम कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसकी वजह से इस पे एक फील्ड लिखूं तो इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी वजह से एक फील्ड रखूं तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, सही बात। तो मैं इस पूरी फील्ड को डीई बोल सकता हूं, इसको भी डीई बोल सकता हूं, ठीक। अगर डायरेक्टली देखिए फील्ड से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, और अगर सीधी बात वो फोर्स से करना चाह रहा है तो आप डायरेक्ट फोर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास तो इंटरेक्शन के लिए दो पार्टिकल्स अपने आप मिल रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज है और एक ओरिजिनल चार्ज है, तो डीएफ लिख दे। डीएफ को लेट दिस एंगल बी थीटा, इस एंगल को थीटा मान लीजिए। अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। मिड से डिस्टेंस यहां तक एक्स अज्यूम कर लीजिए और इस डिस्टेंस को वाई अज्यूम कर लीजिए, लेट दिस डिस्टेंस बी आर। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल से इस डिस्टेंस को बहुत आराम से लिख जाते हैं कि आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। ये थीटा दोनों फोर्स को रिजॉल्व करके टोटल फोर्स आएगी इस तरफ। कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा, यहां से टोटल फोर्स इस तरफ बनेगी। अगर मैं टोटल एफ नेट लिखता हूं तो डेट विल बी 2 डी एफ कॉस ऑफ थीटा। इस कॉस थीटा को हम पहले से इस वाले ट्रायंगल में लिख लेते हैं, डेट विल बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए थीटा यहां है 90 डिग्री, तो बेस विल बी वाई अपॉन आर, ताकि रिप्लेसमेंट में आसानी हो। एफ नेट ये है, अब मैं इसके यहां से लिख सकता हूं कि 2 डी एफ वाई अपॉन आर। नाउ डी एफ को लिखा जाए, डी एफ विल बी 2 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर वाई बाई आर, सही बात, ठीक है। अब अगर इसको आगे लिखना चाहेंगे हम तो कैसे लिखेंगे, यहां से y और r को रिप्लेस करते हैं हम इस इक्वेशन से, यहां से रिप्लेसमेंट दे देते हैं, तो आर स्क्वायर आर, तो आर क्यूब, एक रूट चल ही रहा है आर के साथ, तो आर की पावर 3/2 आ जाएगा। तो अगर इसमें लिखेंगे तो 2 के क्यू नॉट y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, दैट्स इट, दैट विल बी योर एफ नेट। इस पूरे सिस्टम का एफ नेट ये निकल के आएगा। अब इस एफ नेट को आपको लेके जाना है मैक्सिमम तक, इस एफ नेट को आपको लेके जाना है मैक्सिमम। तो एक बार पहले इस पूरे सिनेरियो को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन जा रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन वही वाली चीज है कि हो ये चार्ज रिंग की तरह रहा है, क्योंकि देखो उसमें भी फॉर्मुलेशन ऐसे आता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहां पर भी है, वहां फील्ड थी यहां फोर्स थी, वही इंटरेक्शन ऑफ फोर्स लिखते हुए हमने चीजों को लिख लिया है। अब हमको ये फोर्स जो मिल गई है इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेट निकाल के बताना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको यहां से क्या कर देना है, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, हमको डी एफ अपॉन डी वाई कर देना होगा और इक्वल टू 0 पुट कर देना होगा उसको, ये काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ स्पेस क्रिएट करते हैं एक बार, हम क्या करते हैं यहां पर स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा अपने लिए। तो चलिए जो df हमारे पास निकल के आया है उसको अपन एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं और इक्वल टू 0, तो हम कर देते हैं df अपॉन dy, दैट विल बी d बाय dy ऑफ 2k
क्यू नॉट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। इसको डिफरेंशिएट करना है, दिस विल बी कांस्टेंट, बाहर निकाल के रख देते हैं इसको। तो 2k क्यू नॉट, और इसको इक्वल टू करना है हमको 0 के क्यू नॉट। नाउ d अपॉन dy ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर लेके जाएंगे तो -3/2 और u डॉट v का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले y को एक बार करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2 ऐसे ही रह जाएगा। नाउ प्लस y एज इट इज, नाउ डिफरेंशिएट दिस वन, तो माइनस का 3/2 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस -1 दैट विल बी -5/2 डॉट चेन रूल 2i शुड बी इक्वल टू 0। यहां से देखिए 2 से 2 गया, इसको इधर पे रखते हैं और माइनस साइन को उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 शुड बी इक्वल टू 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2। इसको नीचे लेके आते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस, एक माइनस यहाँ रखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 5 दैट विल बी प्लस का 2, 2/2, तो ये पूरा ही हट जाएगा एक तरीके से, तो 2 भी गया, इक्वल टू 3y स्क्वायर। इधर से बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें इधर भेजेंगे तो 2y स्क्वायर, तो x शुड बी इक्वल टू √2 ऑफ y, और वी कैन से y इक्वल टू x/√2। ये मिल गया हमको पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू फिगर जो हमने बनाया था कि दो चार्ज यहां पर हैं, डिस्टेंस a है, दिस विल बी द प्लेन, दिस विल बी x, दिस विल बी y, दिस विल बी r, तो हमें साफ साफ दिख रहा है a इज इक्वल टू x/2। तुम्हें निकालना है एक ही टर्म्स में, तो x की जगह पुट कर दो 2a, ठीक है, x की जगह पुट कर दीजिए 2a, या फिर हाँ यहां पर उल्टा लिख दिया है भाई, x इज इक्वल टू a/2, x इक्वल टू a/2, तो x की जगह पुट कर देते हैं a/2, तो आवर पॉइंट विल बी y इक्वल टू a/2 √2। आ गया आंसर, सो ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है कैलकुलेटिव पार्ट की वजह से, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ रहा है, u डॉट वी। u डॉट वी क्या बताता है आपको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। पहले एक को रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को सेम रखो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। इस तरीके से बात को करना होगा, और क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट निकालना था तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट करना होगा। ठीक है, चलिए। Now, next question is spherical conducting cell of radius 10 centimeter carrying a charge Q done 10 सेंटीमीटर का रेडियस है और 10 सेंटीमीटर, और देख लीजिए कैसा है, कंडक्टिंग शेल है, तो अंदर से हॉलो होगा पर कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है भाई, चलेगा। अब कंडक्टिंग के अंदर तो एक बात फिक्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी 0। ठीक है भाई, अब 10 सेंटीमीटर कहां निकला है, 5, 8, 10। ओके, तो 2 पॉइंट इनसाइड है, एक सरफेस पे, तो अगर मैं ग्राफ ही देख लेता हूं v वर्सेस r, अगर मैं ग्राफ ही देख लेता हूं तो ही बात खत्म हो जाएगी कि मुझे से तो सिर्फ सरफेस तक जाना, तो सरफेस तक क्या रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट, तो सेम टू सेम रहेगा, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर नंबर सी, सरफेस तक तो सब कुछ बराबर ही रहने वाला है। नाउ if a dielectric slab of dielectric constant K introduced between the plates of an isolated, अच्छा ठीक है, कैपेसिटर के अंदर डायलेक्टर का इंसर्शन कर दिया है और पूछा ये गया है कि एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, यू नॉट पे आपको जवाब देना है कि इंक्रीज के एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो डायलेक्ट्रिक डालते ही कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। आपको 5 रिजल्ट तो याद ही रखने होते हैं कि कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसकी पोटेंशियल के, उसके चार्ज पे, उसकी एनर्जी पे। टेबल्स को याद रखिए नोट्स वाले पे, तो क्या होगा, डिक्रीज बाय के टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर बी। सीधा रिजल्ट। नाउ टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, पहले रब किया गया है तो कांटेक्ट कंडक्टिंग हुई है, और देन प्लेस्ड 3 सेंटीमीटर अपार्ट इफ दे आर अट्रैक्ट ईच बार विद इन अ फोर्स ऑफ 0.256 न्यूटन। ठीक है,
देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर। ठीक है, आपको निकालना है n। तो पहले 3 सेंटीमीटर अपार्ट कर दिया है, फोर्स आपको दे रखी है कि कितनी फोर्स उस पर लगेगी आपको क्यू पे। तो ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला F इक्वल टू, क्योंकि दोनों को एक बार के लिए रब किया है तो दोनों पे जो चार्ज होगा, दोनों स्फीयर्स पे जो चार्ज होगा वो सेम हो जाएगा। इस पे क्यू, तो इस पे क्यू, कॉन्टेक्ट हो गया था, कॉन्टेक्ट हो गया तो सेम, तो K n क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपको यहां से n चाहिए तो सबको इस तरफ लेके आ जाइए, तो n स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन के। आपको चाहिए n, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर। इसके बाद यहां पर आपको वैल्यू पुट कर देनी, तो 0.256 इंटू आर, आर है 3, तो 3 का स्क्वायर तो 9 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन के इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू स्क्वायर इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करना है और एंड में रूट ले लेना है, आंसर विल आपके पास आ जाएगा एंड आंसर विल बी 1 इंटू 10 टू द पावर 12। कैलकुलेशन कीजिए। नाउ एक हेक्सागन बना दिया है और उसके सिर्फ और सिर्फ 4 वर्टेक्स पे रखा है क्यू चार्ज, और क्या पूछा गया है, फील्ड की फोर्स, फील्ड पूछ लिया है। ठीक है, सिंपल। तो आपको तो बस एंगल देखना है भाई। तो देखिए इस पॉइंट पे फील्ड लिखनी है मेरे को, तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ, इसकी वजह से बाहर की तरफ, तो कैंसिल आउट, इसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ। तो यहाँ एंगल साफ साफ दिख रहा है 60 डिग्री, cos 60 विल बी √3/2। तो आंसर मेरे को साफ साफ दिख रहा है, दैट विल बी सी। सिंपल, आपको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन दो वेक्टर को ऐड करना है जो कि 60 डिग्री पे अलाइन है। Now next question will be 3 charges are placed on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. Okay. Now the dipole moment of combination, पूरे कॉम्बिनेशन का डाइपोल मोमेंट लिखना है। चलिए इसको भी समझते हैं, कंसेप्ट है, टोटल सिस्टम का डाइपोल मोमेंट लिखना है। पहले तो आपको डाइपोल दिख जानी चाहिए कि डाइपोल कहां कहां है। तो देखिए इस -3q को मैं तोड़ के लिख लेता हूं, डेट इज -2q एंड -q। और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम -q टू +q की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वाइज अगेन वेक्टर का ही सवाल है, देखो किस तरीके से वेक्टर को पुट किया जा रहा है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए कि P इक्वल टू क्यू डॉट एल, डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल होगा। 2l रखता है तो वो फॉर्मूले में रखा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन ने बोला है तो ये डिस्टेंस भी a ही होगा। अब यहां से -2q और q, ये दो डाइपोल बना दे रहे हैं। देखिए ये और ये, यहां डाइपोल बन रहा है, एक ये q और ये q डाइपोल बना दे रहे हैं। तो अगर इनका डाइपोल मोमेंट लिखूंगा डेट विल बी P1, तो वो ही जाएगा यहां पर, P1 यहां आएगा। इनका डाइपोल मोमेंट लिखूंगा तो वो जाएगा यहां पर, डेट विल बी P2। अब P1 P2 को सेपरेटली लिख लीजिए कि P1 कितना हो जाएगा सर 2q डॉट a, और P2 कितना हो जाएगा q डॉट a। सिंपल, P1 P2 वेक्टर आ गए तेरे पास। अब वेक्टर कैन बी मूव, ऊपर नीचे हो सकता है और लाइन ऑफ प्रोपोगेशन पे चल सकता है। तो इस वाले वेक्टर को अगर मैं यहां लिख देता हूं डेट विल बी P2, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इसको अच्छे से देखते हैं तो ये एंगल तो हमारे पास 60 डिग्री है ही, ये 60 भी है तो ये भी 60 डिग्री है, और यहां से साफ साफ देख के थोड़ी सी भी ज्योमेट्री लगाएगा तो डेट एंगल विल बी 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री का एंगल मिलेगा। अब तेरे पास दो वेक्टर हैं P1 P2 जिसका मैग्नीट्यूड तेरे पास क्लियर है, बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो टोटल रिजल्टेंट निकाल देना है। तो आपको निकालना है P नेट। P नेट विल बी अंडर रूट P1 स्क्वायर, दैट विल बी 2qa स्क्वायर प्लस qa स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P1 P2, दैट विल बी 2qa cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 इज 1/2, काटो और काटो, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 4q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, दिस विल बी ए प्लस साइन q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, q स्क्वायर a स्क्वायर। तो q स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन 4 6 7, दैट विल बी qa रूट ऑफ 7। आंसर को ढूंढो, टिक लगाओ। सो द आंसर इज सी। सिंपल वेक्टर, दोनों ही क्वेश्चन वेक्टर के थे। वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट इन फिजिक्स, समझो कैसे भी पूछ लेता है। चलिए बढ़िया, आइए अगला सवाल।
अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, सॉरी, अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ दिस। तो उसने मेरे हिसाब से भाई साहब क्वेश्चन ने क्या करा है, आपको डीई अपॉन डी आर डिस्टेंस के साथ वेरी करते हुए दे दिया है 10⁶ न्यूटन पर कूलम मीटर। सही बात। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी दे दिया उसने, पी दे दिया उसने 0.2 इंटू 10⁻⁻5 कूलम मीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पूछा है, तो हमको रिलेशन पता है F इक्वल टू क्यू ई। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करके पार्ट को लिखता हूं तो Q DE अपॉन DR डॉट DR, DR और Q को मैं P लिख सकता हूं, तो DE अपॉन DR विद P। तो DE अपॉन DR और P दोनों दे रखा है, दोनों को इनटू कर दीजिए और आंसर। नाउ डायरेक्शन बेस्ड आएगा, तो नेगेटिव z डायरेक्शन में ही पूछा है, तो आंसर इज B। क्योंकि साफ साफ देख लीजिए 0.2 इनटू करेंगे तो यहां पर 10 बचेगा, आंसर विल बी 2 विद द नेगेटिव z डायरेक्शन। सिंपल फॉर्म बनाने की कोशिश की थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बढ़िया, कॉम्बिनेशन को देख के सबसे पहले सोचना है कि सीरीज की पैरेलल ना दिखे तो रिफॉर्म कर दो। रिफॉर्म करने के लिए क्या करना है, नोड्स को बुलाओ, तो चिल्ला के बुलाना है रॉनी की तरह कि नोड्स। तो सिंपल देखिए, ये नोड ए है तो ये भी ए, ये भी ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, तो ये भी बी। अब आपको दिख रहा होगा कि ए बी के अलावा और कोई भी नोड्स है ही नहीं पूरे सर्किट में, तो जिनके साथ करना है काम तो उनको लिख दीजिए ए और बी और कनेक्शन देना चालू कीजिए कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये वाला है तो इसके नीचे लिख देता हूं सी। नाउ ए टू ए कनेक्शन है तो ये तो शॉर्ट हो गया क्योंकि एक कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, बी टू बी है तो ये भी शॉर्ट है क्योंकि सेम टर्मिनल शॉर्ट दे दिया। नाउ ए टू बी एक और सी लगा हुआ है और यहां पर ए टू बी लगा है 2C, तो ये तो गायब और ये सब पैरेलल, तो सारा जोड़ दिया, सारे को जोड़ता चला पैरेलल। ओके, पैरेलल कनेक्शन चलेगा तो 2C प्लस C प्लस C दैट विल बी 4C। आंसर इज 4C। सिंपल, कनेक्शन दिख जाए कि सीरीज है कि पैरेलल, बहुत बढ़िया बात, लगा दो फॉर्मूले, ना दिखे तो नोट्स बुलाओ, सर्किट को रिफॉर्म करो और आंसर दे दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। ठीक है, वापस से कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए और 4 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर है उस पे आप पूछना चाह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स। ठीक है, चार्ज स्टोर्ड भी पूछ लिया इस पे और पोटेंशियल ड्रॉप भी पूछ लिया, तो दो चीज पूछी है, एक भी अगर सेपरेट, देखो सबके पोटेंशियल ड्रॉप अलग है, एक चीज निकाल दो, चार्ज भी अलग है, कोई भी एक चीज कैलकुलेट कर दो वही आंसर आपको बता देगी। तो सबसे पहले देखिए, जैसे इसको देख रहे हैं तो ये नोड और ये नोड सेम है, ये नोड और ये नोड सेम है, तो ये तीनों के तीनों कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में सारे कैपेसिटर एड अप हो जाएंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, एक 18, एक ऐसा और एक ऐसा। इन सबको जोड़ो तो 6 4 10 और 8 18, बढ़िया, 18 यहाँ 18 यहाँ 18 यहाँ, कनेक्शन दे रखा है 30 का, तो सब पे कितना होगा 10 10 10, तुम तो देख लो 10 का है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। Now the flux through the hemisphere curved surface, total flux पूछ रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फ्लक्स पूछा है तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग साफ साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो टोटल फ्लक्स इज 0। टोटल फ्लक्स पूछा है तो खत्म, कितनी बार करोगे ऐसे सवाल। ओके, तो चलिए, द मिनिमम नंबर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स विथस्टैंड मैक्सिमम पोटेंशियल 400 वोल्ट। आपको एक नया सर्किट ड्रॉ करना होगा जो कि अगेन इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड का ही दे, परंतु वोल्टेज जो बियर कर पाए वो 1000 वोल्ट का कर पाए। ठीक है, 1000 वोल्ट तक का बियर उसके पास रहे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड का इनिशियल है और जो विथस्टैंड कर सकता है 400 वोल्ट। अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो सीरीज कनेक्शन देना ही होगा, तो हमने एक लगाया, इसके साइड में 2 लगाया, तो ये 2 400 प्लस 400 800 हो गया, एक और लगा देंगे तो कितना हो गया 1200, तो 1000 के अंदर तो पहुंच ही गए, पर ये है 2 2 2, तो इतना इफेक्टिव हो जाएगा 2/3। अब हमको इसको अगेन 2 बनाना है तो क्या करना होगा, 1 2 3, एक और बनाओ सर 2/3 और एक और बना दो 2/3 का, तो इसका भी 2/3, इसका भी 2/3,
सबको एडअप कर देंगे तो टोटल विल बी 2 माइक्रोफैरेड अगेन, और जो विथस्टैंड कर सकता है ये अप टू 1200 तक तो कर ही सकता है, 1200 कर सकता है तो 1000 तो आराम से कर ही लेगा, तो आंसर विल बी 9। 3 कैपेसिटर इन सीरीज, और जो उनके सामने कॉलम बनेंगे वो बनेंगे 3 और, तो 9 विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कंसेंट्रिक स्फीयर दे दी है, आपको ढूंढना है, बी को अर्थ कर दिया, देन स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है उसको देखना है आपको। द चार्ज डेंसिटी ऑफ ए एंड बी आर सेम, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसको अर्थ कर दिया तो v इक्वल टू 0 करके q डैश मानना पड़ेगा और चार्ज निकालना पड़ेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज 0, इनसाइड एंड आउटसाइड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ 0 नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन रीजन्स में ए एंड बी विल बी अ नॉन जीरो, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट, ए और बी के बीच में नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन दे दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, अगेन एलिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ वेरिएबिलिटी रेडियस पे दे दिया गया है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, रो आपको दे रखा है, तो रो दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी q अपॉन v, v इज q r बाई पाई r टू द पावर 4। इस r के साथ रो वेरिएबल है, रो को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं dq अपॉन dv, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और r के साथ वो वेरी करेगी। नाउ उसने पूछा है r is the distance from the center of the sphere, the magnitude of electric field at the distance l, ठीक है। तो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं जिसका टोटल रेडियस जो है वो कैपिटल R है, सेंटर से r डिस्टेंस वेरी कर रहा है स्मॉल r। अब अगर ये डिस्टेंस l हो जाए, किसी स्टेट पे l हो जाए, तो इतने रीजन तक का, दिस शेडेड रीजन, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि इनसाइड में ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखते हैं तो हमको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो हमको एलिमेंट जो होगा वो एरियल लेना होगा। अगर मैं इसी इनसाइड में कलर चेंज करते हैं, इसमें मेरे को एक एलिमेंट को ब्रेक करना होगा, एक एलिमेंट मेरे को यहां पर लेना होगा। तो वॉल्यूम लिखना है तो मेरे को एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मेरे को dA लिखना होगा अपने शेडेड रीजन का, तो dA विल बी 4 पाई r स्क्वायर एंड दैट विल बी dr, ये मेरे लिए dA होगा। अब इस dA के आधार पर मेरे को काम करना होगा, क्योंकि देखिए किस प्रकार से काम चलेगा कि dE एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरे को करना होगा k dq अपॉन जिस पॉइंट जिस रेडियस तक पहुंचना होगा, तो उसके लिए r अभी मेरे लिए वेरिएबल है r स्क्वायर। इससे काम करते हुए चलेंगे आगे। अब मेरे को dq को रिप्लेसमेंट देना होगा यहां से, बट वॉल्यूम को भी एलिमेंट्री के साथ काम करना होगा। तो मेरे को रो को हटा के, क्योंकि मेरे को dq चाहिए होगा, तो dq को लिखता हूं मैं यहां से, रो तो ऐसे रहेगा q r अपॉन पाई r की पावर 4। dv की जगह में लिख सकता हूं एरिया डेट विल बी 4 पाई r स्क्वायर dr, इस तरीके से r स्क्वायर dr। अब इन चीजों को, इस dq को रिप्लेसमेंट देना होगा मेरे को यहां पर, करेक्ट। तो मैं यहां से रिप्लेसमेंट चालू करता हूं इसका। यहां पर स्मॉल r ले लीजिए क्योंकि वेरिएबिलिटी के साथ चल रहे हैं हम। तो k dq की जगह क्या लिखूंगा मैं, q r 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन पाई r टू दी पावर 4, r टू दी पावर 4, वो तो नीचे अपने पास ही आ जा रहा था dq r टू दी पावर 4, और यहां पर एक r स्क्वायर छोटा सा पहले से चलेगा। अब कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, कैंसिलेशन जितना कैंसिल हो रहा है, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये ओके, ये वाला r बचा रहेगा अभी भी, ठीक है। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लिमिट्स पुट कर दी जाएगी, क्योंकि अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको कहां जाना है, 0 से l तक जाना है। तो rdr के यहां से अब इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा, लिमिट्स पुट कर दीजिएगा और आंसर आपको मैच करता हुआ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाई 2 बनेगा, r स्क्वायर बाई 2, r की जगह l पुट करेंगे तो l स्क्वायर। तो आंसर को कैलकुलेट कीजिए, आंसर विल बी बी। मींस ये था कि पहले तेरे को dq फॉर एलिमेंट्री फील्ड dE निकालना सीखना था, फिर dq को रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर दो 0 to l। अब सिंपल इंटीग्रेशन बचा हुआ है, डू इट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 22। अगेन एक सर्किट बना दिया है उन्होंने और क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके 60 वोल्ट का लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट बिटवीन पॉइंट ए एंड 2 माइक्रोफेरेड पे चार्ज स्टोर पूछ लिया इसने, तो ठीक है भाई चार्ज स्टोर निकाल लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड पे। इस वाले पे चार्ज स्टोर निकालना है, लेकिन अगेन सर्किट को देखते ही हमें नहीं समझ में आ रहा कि सीरीज या पैरेलल, तो आपको क्या करना है, सर्किट को ब्रेक करना होगा। पहले अगेन देखो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिख रहा है, तो चेक कर लो कि व्हीटस्टोन है कि नहीं, क्योंकि अगर ये व्हीटस्टोन बन गया तो ये वाला 3 हट जाएगा। 2 into 4 16 हो रहा है और 4 into 6 24 हो रहा है, तो व्हीटस्टोन तो नहीं है, अनबैलेंस्ड ब्रिज है, तो आपको इसमें इसको चेंज तो जरूर करना होगा। तो ये ए है तो ये भी ए पहुंच जाएगा और ये भी ए पहुंच जाएगा। यहाँ पर एक मेरे को नोड सी लेना होगा और यहाँ पर एक नोड डी लेना होगा। तो कुल मिलाकर टोटल जो नोड बन गई है मेरे पास वो बन जा रही है 4। तो 4 नोड के लिए मैं फिगर को ड्रॉ करूंगा अब। तो देखिए ए जिनके बीच में निकालना है दूर दूर, सी एंड डी यहाँ पर। नाउ ए और सी के बीच में 1 माइक्रोफेरेड है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1, और ए और सी के बीच में 2 माइक्रोफेरेड भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2। तो 2 यहाँ 1 यहाँ, लिखते चलिए और काटते चलिए। सी और डी के बीच में एक लगा हुआ है 3 माइक्रोफेरेड का। उसके बाद ए और डी के बीच में लगा हुआ है, सीधी सीधी बात कर लेते हैं यहाँ से, ए और डी के बीच में लगा हुआ है 4 माइक्रोफेरेड का। फिर डी और बी के बीच में लगा हुआ है एक, दैट विल बी 8 माइक्रोफेरेड, और सी और बी के बीच में लगा हुआ है ये यहां से, तो ये लगा हुआ है 6 का, और नहीं सी और बी के बीच में लगा है 6 का, और डी और बी के बीच में लगा है 8 का। अब देखो जैसे ही मैं इसको देखता हूं तो ये पैरेलल, तो ये हो जाएगा टोटल 3। अब 3 देखते अगेन 5 दिखे तो चेक कर लो, 3 into 8 24। अब ये वाला 3 उड़ेगा। अब जैसे ही ये 3 उड़ेगा तो यहां पर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। टोटल कनेक्शन ने जो पोटेंशियल दे रखा है इसके पास वो दे रखा है 60 का। अब पोटेंशियल डिवाइड होगा 3 और 6 के बीच में, तो 60 इंटू 3 पे चाहिए तो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9, काटो काटो 3 2 काटो काटो 20, दैट विल बी 40। 40 का ड्रॉप होगा इसके ऊपर, 2 पे भी 40 ड्रॉप हुआ, 2 पे 40 ड्रॉप हो गया तो तेरे को 4 चाहिए, तो Q इक्वल टू सी भी, सी कितना है तेरे पास 2 माइक्रोफेरेड इनटू ड्रॉप कितना है 40, दैट विल बी 80 माइक्रोकूलम, आंसर विल बी बी। तो व्हीटस्टोन पहले सीधा नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही रीड्रॉ करा तो हमने देखा कि यहां से व्हीटस्टोन का फॉर्मेशन होते हुए दिख गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर। बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि बस ये देखना है कि कौन सा स्फीयर आपको दिया हुआ है, कि वो सॉलिड है कि हॉलो है, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही नहीं, बाहर में होने वाली है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाने वाली है। तो क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेंट वाइज दिया है तो वही, यहाँ 0 है पर ये इसका एंटी पैरेलल नहीं बन रहा, तो यहाँ से हट जाएगा ये वाला पॉइंट, यहाँ तो 0 ही नहीं है, तो ये पैसे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन कट गया तो बचा ऑप्शन नंबर डी, जस्ट लाइक ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे। नाउ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालना है। देखिए अब इसने क्या करा है, आरसी सर्किट दे रखा है, एक आर भी लगा है एक सी भी लिखा है, और स्टडी स्टेट आपको मेंशन करके दी थी है। स्टडी स्टेट का मतलब हो जाएगा कि टी इक्वल टू इन्फिनाइट है, तो टी इक्वल टू इन्फिनाइट पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, जस्ट लाइक ए ओपन सर्किट, और अगर टी इक्वल टू 0 बोल देते तो कैपेसिटर विल बी अ शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है, तो इस पे आपको चार्ज बताना है। तो कोई भी बंदा अगर इस कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल लिख गया तो वो चार्ज बता देगा, कैसे, Q इक्वल टू सीवी, सी दिया हुआ है तो 0.4 माइक्रोफेरेड इंटू वी करना है बस। तो देखिए ये ओपन अगर हो गया, ये 10 वोल्ट यहाँ है, जैसे इसको मैंने अर्थ कर दिया तो 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पर 10, इस नोड पे भी 10, इस पे भी 10। अब इस वाले की बात करनी है हमको, तो क्योंकि हमारा कैपेसिटर यहाँ रखा है। अब 10 यहाँ पर है, 5 का ड्रॉप मुझे यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये सारा का सारा बचा हुआ कितना है 5, ये सारा का सारा बचा हुआ 5 यहाँ ओपन सर्किट पे ड्रॉप होगा। तो सिंपल सी बात है कि V कितना मिलेगा मुझे 5, तो 5 into 0.4 दैट विल बी 2 माइक्रोकूलम, ये मिलेगा, यस ऑप्शन नंबर सी। बस वही याद रखिए कंडीशंस को। अगेन इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, देख के तो सर समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज है कि पैरेलल, तो बुलाओ नोड्स को।
अगर ये नोड ए है, बीच में रेजिस्टेंस है, तो ये नोड सी है, ये सी है, तो ये भी सी है, टोटल बी। अब ए बी सी कर लो कि ए, एक बच रहा है बीच में तेरे पास सी, और एक बन जाएगा बी। नाउ ए और सी के बीच में लगा है तेरे पास 6, हटा दे। ए और सी के बीच में लगा है 4, हटा दे। सी और बी के बीच में भी कुछ लग गया है, दैट विल बी 8, हटा दे, और इसमें लगा है 2। अब ये वाले को ऐड कर ले, ये वाले को ऐड कर ले, तो 4 into 6 डिवाइडेड बाई 10 और 2 into 8 डिवाइडेड बाई 16, और दोनों को बाद में जोड़ देना। सो आंसर विल बी 4 ओम। ठीक है, सिंपल। नोट्स का कंसेप्ट यूज कीजिए, सीरीज पैरेलल कर दीजिए। सर्किट को रीड्रॉ करते ही क्वेश्चन दिख जाएगा। द वैल्यू ऑफ करंट आई, KCL, KCL का क्वेश्चन है, तो सिंपल जंक्शन लॉ अप्लाई करो, जितना आ रहा है उतना भेज दो। तो 12 यहाँ से आ रहा है सर, 4 यहाँ चला गया तो 8 यहाँ जाना चाहिए, 4 यहाँ से आया, सारा का सारा यहाँ चला गया तो 0 यहाँ गया होगा, तो 8 यहाँ से निकल के बाहर निकल गया होगा, तो 8 एम्पियर विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन इज 5 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, EMF लगा दिया है 4 वोल्ट का, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम, द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सर्किट ड्रॉ कर जा, बस एक बार अपने आप क्वेश्चन दिख जाएगा। 5 आइडेंटिकल्स बोल दिए इसने, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस इतना दे रखा है और EMF इतना है। ठीक है, तो EMF लग गया है इसके पास ये रहा, और 5 आइडेंटिकल सेल्स का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो 1 2 इस तरीके से बात कर लेंगे, बनाना नहीं है क्योंकि इतना टाइम, एक एक्सटर्नल लग जाएगा, तो 1 2 3 4 एक और बना लेते हैं, पर एग्जाम में बनाने की आवश्यकता इतनी नहीं है। लगाओ, अब देखो 4 4 4 4 4, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक, और 0.4 0.4 0.4 0.4 0. तो एक 20 का बन जाएगा और एक लग जाएगा, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल टिक जाएगा, दैट विल बी 1.6, दैट विल बी 20, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया 2 का। तो अब हमको चाहिए I शुड बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3.6, दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 18, 50 डिवाइडेड बाई 9। So the answer is 10 और 5, 3.6 बन रहा है ना, 2 और 1.6, 3.6, that will be 36, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो सबसे पास आंसर मिलेगा मेरे को, यहाँ पर अगर मैं 10 एज्यूम करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पास मिलेगा मेरे को I इक्वल टू 5 एम्पियर। एग्जैक्ट नहीं बन रहा है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5 ही आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है 2 ओम का। द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज दिस। ठीक है, सारे कनेक्ट जो होंगे वो सीरीज में ही किए, तो सारे EMF ऐड हो जाएंगे और सारे इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में ऐड अप हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट, पोटेंशियोमीटर का सर्किट दे रखा है, और अब इससे पूछा है कि इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ AJ है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट K दे रखा है जो कि वोल्ट पर मीटर होगा कि टोटल लेंथ के साथ। ठीक, परंतु जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर को कैलकुलेट करेंगे तो वहीं गलती, क्योंकि आपने इसके टर्मिनल्स को ध्यान से देखना होगा कि जो सेकेंडरी सेल लगा हुआ है इसके नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट है, जो कि सर्किट को ही इम्पॉसिबल शो कर देगा। सर्किट विल बी इम्पॉसिबल, ऐसा पोटेंशियोमीटर होता नहीं। देखो बहुत सही क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करोगे तो फंसोगे। आंसर विल बी नन, क्योंकि ये सर्किट इम्पॉसिबल सर्किट है, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पॉइंट ए से कनेक्ट हो रहा है। अगला पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस आई का ग्राफ पूछा है, और चार्जिंग। तो चार्जिंग की इक्वेशन लिख दो और ग्राफ ढूंढ लो। चार्जिंग में क्या होगा कि हमारे पास V इक्वल टू E प्लस IR, ये चार्जिंग की इक्वेशन होनी चाहिए, तो प्लस पॉजिटिव स्लोप, तो सो आंसर ए। अब पूछा गया बल्ब के ऊपर, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टिंग इन अ सर्किट एज शोन इन अ फिगर, रैंक द बल्ब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ब्राइटनेस का। ठीक है भाई, लिख लेते हैं ब्राइटनेस का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर एक V दे रखा है। अब ये दोनों बल्ब्स जो हैं कि वो पैरेलल में कनेक्ट है, और ये वाला जो है वो सीरीज में कनेक्ट है इनके साथ। अगर V का डिवीजन होगा, जैसे यहाँ पर V है, अगर यहाँ V1 आया तो यहाँ पर V2, ये V2 है तो इसके पास भी V2 आएगा। ठीक है, तो B2 और B3 तो सेम ही चलने वाले हैं, परंतु क्या है कि B2 और B3 के यहाँ पर बिकॉज पैरेलल में चले जाएंगे तो रेजिस्टेंस पे भी फर्क पड़ेगा इन दोनों के
सीरीज कॉम्बिनेशन पे, या फिर देखिए करंट जब यहाँ पर टोटल आएगा तो आधा इधर बटेगा आधा इधर बटेगा, तो ज्यादा करंट तो इसको ही मिलने वाला है टोटल, तो इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा ब्राइट V1 जलेगा। तो सबसे पहले V1 कहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ कट गया, इससे भी कट गया, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा है। यहाँ दोनों पैरेलल में तो वोल्टेज सेम चलने वाला है इनका, तो इन दोनों के पास सेम ही जाने वाला, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सिंपल लॉजिकल ब्रेकिंग दिख रही है साफ साफ। अब है बैटरी 10 वोल्ट की लगा रखी है, कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए बी। जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले चेक कर लो व्हीटस्टोन है कि नहीं, अगर व्हीटस्टोन है तो पोटेंशियल ड्रॉप आपको दिख ही जाएगा। तो 2 12 24 6 4 24 व्हीटस्टोन हो गया, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा 0। सबसे पहले व्हीटस्टोन चेक करा करो, व्हीटस्टोन चेक करती। अब कलर कोड का क्वेश्चन है, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन, सीधा आपको आना ही चाहिए। सबसे सही बात इस क्वेश्चन में क्या है कि जो फोर्थ कलर है वो है नो कलर, और नो कलर के ऊपर जो प्लस माइनस में आता है वो आता है 20, तो आंसर इज ए। कैलकुलेट नहीं करना, कच्छु ही नहीं देखना, क्योंकि +5 या +-5 +-10 +- नो कलर पे मिल जाता है। बीबी रॉय बीबी रॉय बीबी रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ कंडक्टर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, आपको तो इक्वेशन लिखनी होती है और उससे काम बन जाएगा, लेकिन इसको याद रखिए इस क्वेश्चन को, कंडक्टर कांस्टेंट वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रही, तो रेजिस्टेंस R और L के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो स्क्वायर रिलेशन बनेगा, और इसकी वजह से ग्राफ इज पैराबोला, ग्राफ इज पैराबोला। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, P एंड Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ठीक है देख लेंगे भाई। तो 10 वोल्ट की बैटरी तो सीधा दिख रही है, और हमें पता है कि देखिए इस बैटरी से करंट आएगा इसी के पास चला जाएगा, और यहां से करंट आएगा इसी के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर 4 वोल्ट है तो इसके पास डिवीजन होगा सीरीज में, तो यहाँ 2 वोल्ट यहाँ 2 वोल्ट। अब साफ साफ दिख रहा है तुझे P से Q जाना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस का 2 माइनस प्लस, प्लस का 10, डिफरेंस विल बी 8 वोल्ट। टिक कर दो 8 को, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सर्किट का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्किट में बोल दिया है कि आई करंट जो जा रहा है वो 2 एम्पियर एंटर किया है और 1 एम्पियर सेंटर में से चला गया, ठीक है भाई। तो 2 एम्पियर यहां पर आया है और 1 एम्पियर यहां चला गया है, और देखिए कि अगर यहां पर गया है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर 6 वोल्ट का 6 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट है, यहाँ पर 6 वोल्ट है और 12 है तो 0.5 यहाँ पर गया होगा, 0.5 यहाँ पर गया तो 0.5 यहाँ पर भी जाएगा, और 6 वोल्ट ही ड्रॉप होगा, तो 6 वोल्ट और 0.5 डेट विल बी 12 ओम, क्योंकि हम लगाएंगे V इक्वल टू IR, हमें चाहिए इसके ऊपर R, तो हमें चाहिए V बाई I। V निकला हमारा 6, I निकला 0.5, 60/5 इज 12। सर्किट के सीधे सीधे सवाल। 2 बल्ब दे रखे हैं, ठीक है, रेशियो पूछा है उनकी रेजिस्टेंस का, पावर रेटेड दे रखा है साफ साफ कि पावर रेटिंग क्या है, तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला बनेगा P इक्वल टू V²/R, ठीक है, पहला ये यूज कर लीजिए, क्योंकि अभी कनेक्शन में कहीं पर भी उसने नहीं बोला इंडिविजुअल है कि 2 बल्ब हैं, किसी ने भी यहां पर नहीं बोला कि ये सीरीज में लगे हैं कि पैरेलल में, ठीक है। 220 220 और इसका वोल्टेज है 25 का, इसका वोल्टेज है 100 का। अब क्या है यहां पर, अगर सीरीज कनेक्शन होता तो I² R से क्वेश्चन को डील करूंगा, पैरेलल होगा तो V² R, कनेक्शन तो है ही नहीं। अब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो मेरे को हम निकालना है PA/PB, तो डेट विल बी RB/RA, या फिर मेरे को निकालना है RA/RB, रेजिस्टेंस पूछा है ना, RA/RB, तो उल्टा कर दो, तो TB/PA ये लिख देते हैं, RA/RB को इसको हटा देते हैं यहां से, तो PB दिया हुआ है किसने 100, ये 25, 4/1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अगेन एक सर्किट फिगर दे रखा है और लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R जो कि 4 ओम का है, सर्किट में लिखा है करंट निकालना है। क्वेश्चन को अगर देख के, देखिए वैसे तो सेक्शन बी है, तो सबसे पहले सर्किट को देख के अगर एक बार में दिख जाए कि आंसर क्या बन रहा है तो ठीक है, वरना ऑप्शन को देख के दिख रहा है साफ साफ, क्वेश्चन केवीएल का ही है। तो आपको सिंगल सोर्स से करंट लेना है I, करंट को यहां भेजूंगा मैं, डेट विल बी I1, और यहां से भेजूंगा I2। अब मैं एक इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पर, करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस, ऐसे एंटर वापस हुआ तो प्लस माइनस, एक इक्वेशन लिखूंगा ऐसे, तो ये प्लस माइनस तो फिक्स ही है, ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मेरे पास लूप है देखिए L1 L2 और एक टोटल बड़ा लूप है L3, मैं 3 इक्वेशन लिखूंगा, L1 की, L2 की और L3 की, और करंट को फाइंड आउट करना होगा मेरे को I2। 3 वेरिएबल्स मेरे पास होंगे I1 I2,
तीनों वेरिएबल की 3 इक्वेशन लिखूंगा और I2 कैलकुलेट करूंगा, कीवीएल का क्वेश्चन। लेकिन भाई एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जा रहा है तो बेटा टाइम टेकिंग तो होगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, नोडल लग नहीं पा रहा, क्योंकि टी नेटवर्क दिख नहीं रहा, तो नोडल की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही थी, बन ही नहीं पाएगा। तो कीवीएल समय होगा तो ही क्वेश्चन पे लगाओ। सेक्शन बी है, पहले छोड़ो आगे बढ़ो, पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से आंसर आएगा, बस इक्वेशन सही बनाना पड़ेगा। कीवीएल बनाइए। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। सिंपल सीधी बात क्या होगी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्टर बढ़ जाता है। मैथमेटिकल रीजन होगा कि रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, तो रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज जे, करंट डेंसिटी की बात कर ली है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दे दी है, और उसके बाद वी की बात कर ली है। अगर आपको रिलेशन याद ही है तो सीधा लिख सकते हो, वरना मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम इतना तो याद होगा कि जे इक्वल टू सिग्मा ई। अब यहां से आप गेम को खेल सकते हो। सिग्मा आपको पता है कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है तो यहां से क्यू को लाया जा सकता है, ई को भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो म्यू को भी लाया जा सकता है, वी को भी लाया जा सकता है, वीडी को भी लाया, और वी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इनको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करी जा सकती है। दूसरा, या फिर जे इक्वल टू आपको पता है आई बाई ए है, आई को मैं क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं कि डी क्यू अपॉन डी टी होता है, और ए इधर है। अब मैं इंटू एल लेंथ पे कर देता हूं, क्योंकि करंट न्यूट्रल वायर है, तो एल अपॉन डी टी वी मिल जाएगा, और यहां से क्यू ए इंटू एल वी, तो डेंसिटी मिल जाएगी, चार्ज डेंसिटी, जो कि रो की फॉर्म में उसने दे ही रखा है। तो आंसर मुझे साफ साफ आते दिख रहा है, दैट इज रो वी। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो नोटेशन के हिसाब से ऑप्शन ए। मैनिपुलेशंस, जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उन्हीं को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है आपको कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स, फॉर्मूला अगर याद रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो निकाल भी बहुत आसानी से सकते हैं। और क्या कर रहा है, सीरीज में जोड़ा है, तो देखिए टोटल आर इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, क्योंकि देखिए रो तो बदलने से रहा, तो आर इक्विवेलेंट रो इक्विवेलेंट निकालना है मेरे को, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी अब ये हो जाएगा एल इक्विवेलेंट अपॉन ए, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, तो यहां पर आ जाएगा L1 प्लस L2, क्योंकि दो वायर है। इधर पे लिखेगा तो रो 1 L1 अपॉन ए प्लस रो 2 L2 अपॉन ए, सारे ए कैंसिल, आपको चाहिए आर इक्विवेलेंट, तो बन गया रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। सो आंसर इज ए। तो 40 सवाल यहां हो गए समाप्त। अब उसके बाद आ रहे हैं आपके पास 41 क्वेश्चन के साथ हम। तो फिगर शोज टू, ओके, पोटेंशियोमीटर का अगेन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा। अब देखिए उसने क्या करा है, 2 वोल्ट की पोटेंशियोमीटर बैटरी लगा दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे, और 1.5 वोल्ट की बैटरी का। द बैलेंस पॉइंट L1 दे दिया है, L2 दे दिया है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, वरना इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो याद कीजिए आर का फॉर्मूला जो होगा कैपिटल आर एक्सटर्नल L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये बनेगा आपके साथ। अब आपको यहां पर वैल्यूज को पुट करना होगा, तो आर दे दिया है उसने 9, L1 दे रखा है 76 अपॉन 72 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 9, ऊपर बचेगा 4 अपॉन 72, ठीक है, और सारा 9 ही दे रखा है ना, हाँ बढ़िया। इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 और 8, ठीक, और यहां से अपने के पास आ जाएगा 9 बटे 18, डेट विल बी 1.2, डेट विल बी 0.5, तो आंसर इज 0.5।
फॉर्मूला याद करो, टोटल 3 पैटर्न ही बन सकते हैं पोटेंशियोमीटर पे नीट में, उन फॉर्मूले याद होंगे तो जल्दी बन जाएगा। नाउ SL is EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 6 द मैक्सिमम पावर। फॉर्मूला याद होना चाहिए मैक्सिमम पावर का, Pmax इज इक्वल टू V² अपॉन 4R। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सब कुछ दिया होगा, 4 का स्क्वायर कर देना होगा और 4 इंटू 0.6 सॉल्व कीजिए, आंसर आपको मिलेगा 6.67। याद रखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम पावर पे, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दैट मैक्सिमम पावर विल बी V² अपॉन 4R। ठीक, नाउ अगेन अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे सॉल्व करो, और जो कि क्वेश्चन दिख रहा है मीटर ब्रिज का, इक्वेशन लिखनी है आपको तो इसमें बस। क्यों? क्योंकि पहले एक बैलेंसिंग लेंथ आई है L1 पे और जो कि है AC, फिर उसने क्या करा है, इस पे एक शंट मारा है R ही का, तो टोटल बन जाएगा ये R/2। तो पहली बैलेंसिंग लेंथ लिखेंगे 6 इंटू 100 माइनस L1 शुड बी इक्वल टू R इंटू L1, फर्स्ट इक्वेशन। अगला उसने बोला है कि बैलेंसिंग लेंथ अब शिफ्ट हो गई है, जब मैंने शंट मारा R सेम से तो 0.4 L1 शिफ्ट आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर ये आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, 0.4 L1 प्लस 0.4 L1 1.4 ऑफ L1। यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस 1.4 ऑफ L1। इधर इक्वेशन चेंज करेंगे तो 6 इंटू 100 माइनस 1.4 ऑफ L1 इक्वल टू R इंटू 1.4 ऑफ L1। सब कुछ निकाला जा सकता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड। सॉल्व कीजिए, आंसर निकलिए, आंसर विल बी 8 ओम। नाउ द फिगर शोज डिफ्लेक्शन देख लेना है पहले तो, प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो साफ साफ क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो नेगेटिव होंगे वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाएंगे। तो जो थर्ड है वो पॉजिटिव है और 1 2 नेगेटिव है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज कैपेसिटर का सर्किट लगा दिया है उसने और क्वेश्चन को फॉर्म कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलना चाह रहा है कि इक्विवेलेंट निकालना है हमको, किसके बीच में, 300 के वोल्ट के बीच में निकाल देना है। तो इसको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर आप इसको ओपन करके ऐसे करके देखोगे तो ये दोनों तो साफ साफ दिख रहे हैं कि मेरे को ये सीरीज में है, कि दोनों है सीरीज में। तो सीरीज में देखते ही इसका 200 200 हो जाएगा 100 100 100 हो जाएगा अगेन 200 200 और 100 सीरीज में आ जाएंगे, तो 200 गुणा 100 बटे 300 काटा काटा 200/3 साफ साफ दिख गया। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, Q charge uniformly spread over length of a ring radius R, a small test charge Q kept। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मेशन है, तो मुझे ना पहले F लिखना होगा। मैं आपका इसका सॉल्यूशन का तरीका बताता हूं, लेकिन एक बार करके खुद ही देखना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 नहीं 46 अगेन, ओके 46 पे आओ पहले, ठीक है। ये रहा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले मुझे टाइम पीरियड तक जाना है, तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में आराम से 2π√k/m वहां से बन सकता है, ओमेगा का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन पहले मुझे क्या है, फोर्स तक पहुंचना होगा, तो मुझे k भी निकालना होगा। तो मेरे को क्वेश्चन में F इक्वल टू kx यहां तक लाना होगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैट से दे रखा है तो मेरे को यहां से F पता चलेगा, तभी फॉर्मेशन देखिए QQ के टर्म्स में आएगी, K QQ R² कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो यहां से मैं K कैलकुलेट करूंगा। तो वो जो सिस्टम बन रहा है जिसमें एक टेस्ट चार्ज है और माइनस Q यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर लेंथ ऑफ ए रिंग है, वहां से आप ना F निकाल लो। F निकालने के बाद आप वहां से K पाओगे और आप देन फॉर्मूला यूज करोगे टाइम पीरियड का। देखो ओमेगा इक्वल टू √k/m, या फिर ये उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं जैसे कैसे करते हैं इसको चेक, बार बार सर भूल जाते हैं इस वाली चीज को, तो पक्का ही भूलते हैं। तो F इक्वल टू kx है, m a है और kx अगेन यहाँ पर है, तो a जो होगा मेरे पास उसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल A, और यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर का फॉर्मेशन आ जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर, एक m नीचे आएगा, हाँ तो √k/m करेक्ट। अब यहां से k को रिप्लेस करूंगा मैं F/x के टर्म्स में, k का रिप्लेसमेंट यहाँ दूंगा, F जो लिखूंगा वो फॉर्मेशन क्या होगा, k q q अपॉन R² का फॉर्मेशन होगा, उसको मैं यहां पर डालूंगा। अब ओमेगा इक्वल टू 2π/t होगा और t इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π होगा। तो मैं यहां से एक टाइम पीरियड का इक्वेशन लिखना चाहूंगा, तो 2π का फॉर्मेशन लेके चलूंगा,
तो ओमेगा को रिप्लेसमेंट जैसे टी यहाँ नीचे, सॉरी ये उल्टा लिख दिया गया है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। ओमेगा की वैल्यू यहां से तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के का रिप्लेसमेंट होगा एफ अपॉन एक्स से, तो एफ यहाँ एक्स यहाँ, एफ रखना है बस आपको सिस्टम से और आपको फॉर्मेशन दिखता हुआ मिलेगा। सो द आंसर विल बी डी। कुछ भी डाउट होता है अगेन आस्क, लेकिन सॉल्व करके देखिए। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स दे रखी है, आपको पूछा है कि करेक्ट फिगर कौन सा है, तो अंदर तो जाएंगे नहीं क्योंकि मेटेलिक है, मेटेलिक है तो बार बार से काम हो जाना चाहिए, तो कुछ लाइन 4 विल बी करेक्ट क्योंकि अंदर तो नहीं जा पाएगी वो, तो ऑप्शन डी। विच इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज, मतलब प्लस है तो प्लस ही रहे, माइनस है तो माइनस ही रहे, तो कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज है, आप एक बार ऐसे सवाल लगा लोगे तो आपको याद रहेगा। आप तो मोस्ट करेक्ट की तरफ बढ़ो कि जो आपको पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट आपको जो फील हो रहा है वो देख लीजिए। तो जैसे ही मैं सारे ऑप्शन पढ़ता हूं तो ऑप्शन नंबर डी मैं अपनी थ्योरी में पढ़ता ही हूं इस चीज को कि क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds will be q upon epsilon naught if the charge magnitude q were inside the surface। सीधा गॉस लॉ बोला गया है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, तो होने दो, एक टाइप का हो रहा है तो क्या दिक्कत है। सो लास्ट क्वेश्चन विल बी अ कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, तो सिंपल सी बात है कि डिवीजन ऑफ एरिया है और डिवीजन ऑफ लेंथ है, इसके हिसाब से तो बस क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हिसाब से नोटेशन लेते चलो, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3a टोटल है तो ये सिर्फ और सिर्फ a है, ठीक है, यहां पर इसको d बोल दिया गया है और ये b दिखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये b प्लस d, यहां पर b और b दो बार ऐड हो रहा है तो ये वाला टोटल डिफरेंस आ जाएगा 2b प्लस d। अब ये सारे के सारे कैपेसिटर देखो, तीन कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं, C1 C2 C3, और ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये सीधा के सीधा एडअप होने वाले हैं। तो क्या होगा कि a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 एडिशन हो जाएगा 1 अपॉन d प्लस 1 अपॉन b प्लस d प्लस 1 अपॉन 2b प्लस d, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर समाप्त हुआ है हमारा डिस्कशन फॉर मेजर टेस्ट 7। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लेंदी है, लेंदी मींस कैलकुलेशन वाइज ज्यादा जा रहे हैं, उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एसएचएम वाले का ऑलरेडी रिजल्ट ही याद करके चलिए, डेरिवेशन लगा के चलिए, पर एग्जाम के लिए रिजल्ट याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन वहां है तो आप टाइम टेकिंग ना हो। सेक्शन बी में आ रहा है तो ऐसे सवालों से बचिए क्योंकि वहां टाइम ले जाएगा। एलिमेंट्री भी दिख जा रहा है तो बैलेंस्ड पेपर था, ठीक है, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बन जा रहे हैं, डिवीजन भी दिख जा रहा है, तो एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइए। कोई भी डाउट आपका बच रहा है तो वापस से कनेक्ट कीजिए, पर पकड़ बनाइए इन सब चीजों पे। तो चलिए मिलते हैं अगले डिस्कशन में। नमस्ते बच्चों।